बाल मनोविज्ञान, लेखक महेंद्र नाथ श्रीवास्तव। अध्याय 8 स्मृति। इस पुस्तक का ध्वन्यांकन विशेष रूप से दृष्टिबाधित पाठकों के लिए RSVI स्थित डेजी स्टूडियोज में किया गया है। RSVI स्टूडियोज का संचालन रिहेबिलिटेशन सोसाइटी ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड A303 गोपाला अपार्टमेंट, राम तीर्थ मार्ग, नरही, लखनऊ द्वारा किया जाता है। RSVI का ईमेल आईडी है daisyrsvi@gmail.com। RSVI डेजी फोरम ऑफ इंडिया का एक सक्रिय सदस्य है। पुस्तक का ध्वन्यांकन अगस्त 2014 में हुआ और प्रस्तुति सताक्षी गुप्ता की है। नोटिस। यह पुस्तक RSVI लखनऊ द्वारा मुद्रित सामग्री को पढ़ने में अक्षम व्यक्तियों के लिए डेजी डिजिटल ध्वन्यांकित पुस्तक प्रारूप में तैयार की गई है। ये पुस्तक भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1957 के 2012 में हुए संशोधन के अंतर्गत धारा 52(1) ZB के प्राविधानों के तहत विशेष रूप से मुद्रित सामग्री पढ़ने में अक्षम व्यक्तियों को वितरित करने हेतु निर्मित की गई है। केवल मुद्रित सामग्री पढ़ने में अक्षम व्यक्ति ही इस डेजी डिजिटल ध्वन्यांकित पुस्तक का प्रयोग करने के लिए अधिकृत हैं। इस पुस्तक की भविष्य में कोई भी प्रतिकृति मुद्रित सामग्री पढ़ने में सक्षम व्यक्तियों को वितरण करने अथवा व्यावसायिक प्रयोग हेतु पूर्णतः निषिद्ध है तथा ऐसा करना कानूनी कार्यवाही के अंतर्गत आएगा। पृष्ठ 83। अध्याय 8 स्मृति। किसी वस्तु को देखकर उसकी प्रतिमा मन मस्तिष्क में चिन्हित हो जाती है। उस वस्तु के चिन्ह मस्तिष्क में बन जाते हैं। हम किसी नए नगर में जाते हैं। उस नगर का नक्शा अपने मस्तिष्क में बैठाने के लिए हम किसी बिंदु को अपना आधार बना लेते हैं और फिर उस नगर में घूमकर विभिन्न स्थानों के चिन्ह मस्तिष्क में अंकित करते जाते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि पुनः उस नगर में जाने पर नगर की गलियां तक परिचित सी जान पड़ती हैं। अतः मस्तिष्क की वो क्रिया जिसके द्वारा हम अपने पूर्व अनुभवों से लाभ उठाते हैं स्मृति कहलाती है। स्मृति मानव की संचय शक्ति है। मनोवैज्ञानिकों ने मस्तिष्क की उपशक्ति को जिस अभ्यास द्वारा विकसित किया जा सकता है स्मृति माना है। मनोवैज्ञानिकों तथा बालकों को ये कहते सुना जा सकता है कि अमुक कार्य की स्मरण शक्ति सामान्य से कम या अधिक है। शिक्षा प्रक्रियाओं में स्मरण का विशेष महत्व है। बोलचाल की भाषा में तथा कभी कभी मनोवैज्ञानिक चर्चाओं में भी स्मरण तथा स्मृति शब्दों को एक समान अर्थों में प्रयोग किया जाता है। स्मृति शब्द वास्तव में एक संज्ञा है जबकि स्मरण शब्द एक क्रिया है। स्मरण करने से तात्पर्य पूर्ववर्ती अधिगम को चेतना में लाना है, जबकि स्मृति शब्द से तात्पर्य सूचनाओं के उस भंडार को ग्रहण करना है जिसे व्यक्ति ने अपने मस्तिष्क में सिंचित कर रखा है। अधिगम के फलस्वरूप प्राणी में कुछ संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं जिन्हें स्मृति चिन्ह कहते हैं। ये स्मृति चिन्ह तब तक निष्क्रिय रहते हैं जब तक कोई उद्दीपक उन्हें अभिप्रेरित नहीं करता है। स्मृति के बारे में कुछ विद्वानों का कथन है, ये स्मृति चिन्ह पर आधारित नहीं है परंतु स्मृति के विकास में अभिरुचि तथा प्रेरणा का योग रहता है। वास्तविकता ये है कि स्मृति एक मनोदैहिक क्रिया है जिसको संपन्न करने के लिए मस्तिष्क तथा शरीर दोनों को ही श्रम करना पड़ता है। अलेक्जेंडर ने कहा है, स्मृति अधिगम की भांति ही समायोजन की आधारभूत क्रिया है। समायोजन के प्रधान तत्व हैं पूर्वानुभवों का लाभ उठाना और ये स्पष्ट है कि स्मृति के अभाव में ये योग्यता असंभव है। मानव जीवन का कोई पक्ष स्मृति से अछूता नहीं है। स्मृति की परिभाषाएं। मनोवैज्ञानिकों ने स्मृति को भिन्न भिन्न ढंग से अनेक प्रकार से परिभाषित किया है। ये परिभाषाएं स्मृति के विविध भागों पर प्रभाव डालती हैं। ये परिभाषाएं इस प्रकार हैं। वुडवर्थ के अनुसार पूर्व सीखे हुए अनुभवों के सीधे उपयोग को स्मृति कहते हैं। अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ, मेमोरी इज द डायरेक्ट यूज ऑफ व्हाट इज लर्न्ड। पृष्ठ 84। आइजेंक के अनुसार स्मृति प्राणी की वो योग्यता है जिसके द्वारा वह पूर्व में संपन्न अधिगम प्रक्रियाओं में सूचना एकत्रित करता है तथा विशिष्ट उत्तेजना के प्रत्युत्तर देने में इन सूचनाओं को पुनः प्रस्तुत करता है। अकॉर्डिंग टू आइजेंक, memory is the ability of an organism to store information from earlier learning process and reproduce that information in answer to specific estimates. मैकडूगल के अनुसार स्मृति का तात्पर्य भूतकालीन घटनाओं के अनुभव की कल्पना करना है एवं पहचान करना है कि वे अपने ही भूतकालीन अनुभव हैं। According to McDougall, memory implies imagining of events
as experienced in the past and recognizing them to one's own past experience. जेम्स ट्रेवर के अनुसार स्मृति जीवित प्राणियों की विशेषता है जिनके कारण जो अनुभव प्राप्त होते हैं उसको पीछे छोड़ जाते हैं। वे प्रायः भविष्य में प्रभाव तथा अनुभव को परिष्कृत करते हैं जिसके कारण वो एक इतिहास हो जाते हैं। वो इतिहास स्वयं में एक आलेख बन जाता है। According to James Trevor, memory is the experience of living organism in virtue of which what they experience leaves behind effects which modify future. Experience and behavior is virtue of which they have a history and that history is recorded in themselves. स्काउट के अनुसार स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है जिसमें अतीत काल के अनुभव उसी क्रम तथा ढंग से जागृत होते हैं जैसे वे पहले हुए थे। मेमोरी इज द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म इज द मियरली रिप्रोडक्शन in which the object of post-experience is instead as far as possible in the order and manner of their original occurrence, according to Scout. स्मृति के प्रकार। सभी पहलुओं पर विचार करके यदि हम स्मृति का वर्गीकरण करें तो ये निष्कर्ष निकलता है कि किसी तथ्य के स्मरण की योग्यता प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न होती है। कुछ लोग बार बार याद की गई वस्तु को भी नहीं भूलते, कुछ लोग बार बार भूल जाते हैं। इन्हीं योग्यताओं के आधार पर स्मृति का वर्गीकरण इस प्रकार से किया जा सकता है। नंबर 1, तत्कालिक स्मृति। तत्कालिक स्मृति वो है जिसमें याद किया हुआ अंश तुरंत ही सुनाना या अभिव्यक्त करना पड़ता है। ये स्मृति कुछ समय पश्चात विस्मृत हो जाती है। नंबर 2, रटंत स्मृति। इस प्रकार की स्मृति बालकों में पाई जाती है। बच्चे किसी चीज को बिना समझे रट लेने में प्रवाहित होते हैं। बार बार रटकर कविता याद करना रटंत स्मृति कहलाती है। ये स्मृति अच्छी नहीं समझी जाती है। पृष्ठ 85। नंबर 3, तार्किक स्मृति। इस प्रकार की स्मृति का आधार तर्क है। किसी भी वस्तु को उसकी उपादेयता एवं औचित्य पर तर्क विवाद करके स्मरण करना ही तार्किक स्मृति कहलाती है। नंबर 4, सक्रिय स्मृति। अनुभवों एवं स्मरण किए गए तथ्यों का आवश्यकता अनुसार स्मरण ही सक्रिय स्मृति है। परीक्षा भवन में बैठे बालक सक्रिय स्मृति का ही आश्रय लेते हैं। नंबर 5, यांत्रिक स्मृति। इस प्रकार की स्मृति को यांत्रिक, आदतजन्य, शारीरिक स्मृति के नाम से भी पुकारा जाता है। बार बार कार्य करने से शरीर को उस कार्य करने की आदत पड़ जाती है और फिर उसे स्मरण करने के लिए विशेष प्रयत्न नहीं किया जाता। मोटर ड्राइवर बिना स्मरण किए उन्हीं यंत्रों को दबाता है। नंबर 6, स्थायी स्मृति। ये स्मृति परिपक्वावस्था में विकसित हो जाती है। बड़े व्यक्तियों में किसी को भूलने की आदत कम होती है, उनके प्राप्त अनुभव स्थायी होते हैं, अतः स्थायी स्मृति का महत्व मानव जीवन में अधिक है। नंबर 7, निष्क्रिय स्मृति। जब बिना किसी प्रयत्न के पूर्वानुभवों का स्मरण होता है उसे निष्क्रिय स्मृति कहते हैं। ऐसी स्मृति का विशेष लक्ष्य नहीं होता और न ही ऐसी स्मृति के लिए विशेष प्रयत्न करना पड़ता है। अच्छी स्मृति के प्रभावी कारक। स्मृति का शिक्षा में अत्यधिक महत्व है। अर्जित शैक्षणिक उपलब्धियों का आधार ही स्मृति है। स्मृति के आधार पर ही बालक का मूल्यांकन किया जाता है। जो बालक क्षीण स्मृति के कारण परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर ठीक प्रकार नहीं दे पाते, वे भले ही अन्य योग्यताओं में निष्ठांत हों, उनकी सफलता जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में संदिग्ध समझी जाती है। स्मृति को प्रभावी करने के कारक इस प्रकार से हैं। नंबर 1, शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य। जो बालक मानसिक व शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं होते, वे किसी बात को स्मरण करने की सुविधा अनुभव नहीं करते। इसके विपरीत शारीरिक तथा मानसिक दृष्टि से स्वस्थ बालक किसी भी तथ्य को सहज स्मरण कर लेते हैं। नंबर 2, मानसिक स्मृति। किसी भी अनुभव को उस तक स्मृति जन्म से नहीं बनाया जा सकता जब तक छात्रों को मानसिक रूप से किसी तथ्य को स्मरण करने के योग्य नहीं बना लिया जाता है। जब छात्र किसी बात को सीखने की मानसिक तैयारी कर लेते हैं तो किसी भी वस्तु या तथ्य को याद कर लेते हैं। नंबर 3, अधिगम की विधियां। स्मृति पर इस बात का भी प्रभाव पड़ता है कि किस तथ्य को किस विधि से पढ़ाया जाए। सीखने की विधियों से भी स्मरण किसी सीमा तक प्रभावित होता है। विधि का प्रयोग यदि उचित आयु समूह के बालकों पर होता है तो पाठ्य विषय निश्चित रूप से अच्छा हो जाता है। नंबर 4, पाठ्य सामग्री। स्मृति इस बात से भी प्रभावित होती है कि पाठ्य सामग्री की प्रकृति किस प्रकार की है। मनोवैज्ञानिकों ने अच्छी पाठ्य सामग्री के विषय में कहा है। नंबर 1, पाठ्य सामग्री नवीन होनी चाहिए। नवीन पाठ्य सामग्री छात्रों में प्रेरणा तथा उत्सुकता पैदा करती है। नवीन पाठ्य सामग्री को पूर्व ज्ञान के आधार पर विकसित किया जाए। पृष्ठ 86। नंबर 2, पाठ्य सामग्री में उत्तेजना की तीव्रता का होना आवश्यक है। इसका प्रभाव स्मृति पर पड़ता है
उत्तेजना से अभिप्राय धारणा शक्ति को प्रभावित करने वाली स्थिति से है। नंबर 5, परीक्षण। समय समय पर संबंधित विषयों का परीक्षण करके छात्रों की स्मृति को विकसित किया जा सकता है। परीक्षणों से छात्रों को स्मरण का अभ्यास होता है। नंबर 6, दोहराना। छात्रों को याद की जाने वाली विषय वस्तु का अभ्यास बार बार कराया जाना चाहिए। यदि दोहराने की प्रक्रिया में कहीं पर भी कमी रहेगी तो स्मरण उतना ही क्षीण हो जाएगा। नंबर 7, प्रेरणा। किसी ज्ञान या अनुभव को बहुत समय तक स्मरण करने के लिए आवश्यक है कि छात्रों में उस विषय के प्रति प्रेरणा उत्पन्न की जाए। प्रेरणा के अभाव में उस विषय के प्रति उनकी रुचि नहीं होगी और वे विषय वस्तु का स्मरण नहीं रख सकेंगे। विस्मरण। विस्मरण का तात्पर्य स्मरण की विफलता से है। मनोविज्ञान के धारण, अधिगम तथा स्थानांतरण आदि ऐसे शब्दों का उपयोग किया जाता है जिनका संबंध स्मृति से अधिक होता है। यदि धारण अथवा अधिगम का स्थानांतरण ठीक नहीं होगा तो इसका अर्थ ये होगा कि वहाँ वस्तु या विषय ठीक प्रकार से छात्रों को स्मरण नहीं हुआ है। स्मरण हुआ भी तो किन्हीं कारणों से उसे विस्मृत कर गए। व्यक्ति अपने भूतकाल के अनुभव की चेतन में लाने में असफल हो जाता है, तब उसे विस्मृति कहते हैं। सामान्यतया विस्मरण को व्यक्तित्व का एक नकारात्मक पक्ष माना जाता है। कभी कभी जीवन में कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जिनका विस्मरण करना ही व्यक्ति के लिए उचित होता है। विस्मरण एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति पूर्व में धारण किए गए अनुभवों को पुनः स्मरण करने में असमर्थ हो जाता है। स्मृति चिन्हों के धुंधला पड़ जाने अथवा लोप हो जाने पर व्यक्ति पुनः स्मरण तथा पहचानने में स्वयं को असमर्थ पाता है। मनोवैज्ञानिकों को विस्मरण की अनेक परिभाषाएं प्रस्तुत की गई हैं। मन के अनुसार अर्जित अनुभवों के प्रत्यास्मरण की असफलता ही विस्मृति है। अकॉर्डिंग टू मन, फॉरगेटिंग इज फेलिंग to retain or to be able to recall what has been required। फ्राइड के अनुसार विस्मृति वो असुखकारी प्रवृत्ति है जो स्मरण से विलग करती है। अकॉर्डिंग टू फ्राइड, forgetting is a tendency toward off from that which is unpleasant। ड्रवर के अनुसार विस्मरण से तात्पर्य किसी समय प्रयास करने पर भी किसी पूर्व अनुभव को याद रखने अथवा सीखे गए कार्य को करने में असफलता से है। अकॉर्डिंग टू ड्रवर, forgetting means failure at any time to recall an experience when attempting to do so or to perform an action previously learned। पृष्ठ 87। वेंडल डब्ल्यू क्रूज इस मत के हैं कि विस्मरण स्मरण चरम बिंदु है। स्मरण करते करते एक बिंदु ऐसा आ जाता है कि जहां व्यक्ति विस्मरण करने लगता है। जितना अधिक स्मरण किया जाएगा उतना ही विस्मरण होता जाएगा। क्रूज महाशय का ये विचार किसी एक कारण की ओर संकेत करता है। स्पष्ट है कि सीखी हुई बातों को स्मरण रखने की असफलता ही विस्मरण कहलाती है। विस्मरण व्यक्ति को अनावश्यक व्यर्थ की बातों से मुक्त करती है। विस्मरण के कारण। विस्मरण को प्रभावित करने वाले अनेक कारण हैं। ये कारण इस प्रकार से हैं। निरर्थक विषय। जो विषय सामग्री निरर्थक होती है उसका संबंध पूर्वानुभवों से स्थापित नहीं हो पाता। निरर्थक विषयों का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में किसी भी स्वार्थ की सिद्धि नहीं करता है। एबिंगहॉस ने निरर्थक शब्दों एवं सार्थक शब्दों को लेकर अनेक प्रयोग किए हैं और परिणाम निकाला कि निरर्थक विषयों का विस्मरण शीघ्र होता है। यहाँ पर एक सारणी दी गई है जिसमें एक प्रयोग दिया गया है। सारणी के अंतर्गत समय, निरर्थक शब्दों का प्रत्यास्मरण और कविता का प्रत्यास्मरण इसमें बताया गया है। समय 5 मिनट, निरर्थक शब्दों का प्रत्यास्मरण 98%, कविता का प्रत्यास्मरण 100%। समय 20 मिनट, निरर्थक शब्दों का प्रत्यास्मरण 89%, कविता का प्रत्यास्मरण 96%। समय 1 घंटा, निरर्थक शब्दों का प्रत्यास्मरण 71%, कविता का प्रत्यास्मरण 78%। समय 8 घंटे, निरर्थक शब्दों का प्रत्यास्मरण 47%, कविता का प्रत्यास्मरण 58%। समय 24 घंटे, निरर्थक शब्दों का प्रत्यास्मरण 69%, कविता का प्रत्यास्मरण 78%। समय 2 घंटे, निरर्थक शब्दों का प्रत्यास्मरण 61%, कविता का प्रत्यास्मरण 67%। समय 6 दिन, निरर्थक शब्दों का प्रत्यास्मरण 49%, कविता का प्रत्यास्मरण 42%। समय अंतराल। अधिगम तथा धारण के बीच समय अंतराल जितना अधिक होगा, धारण की मात्रा उतनी ही कम होती जाती है तथा विस्मरण की मात्रा उतनी ही बढ़ती जाती है। बड़े लोग कई बार ये कहते सुने जाते हैं कि उनकी स्मरण शक्ति क्षीण होती चली जा रही है।
हैरिस का विचार है कि किसी समय में सीखे गए अनुभव कालांतर में परीक्षण करने पर विस्मृत जान पड़ते हैं। क्षणिक प्रतिक्रिया से वे अनुभव प्रकट हो जाते हैं। सारणी 2, समय 20 मिनट, भूलने का क्रम 58%, प्रत्यास्मरण 42%, समय 1 घंटा, भूलने का क्रम 44%, प्रत्यास्मरण 56%, समय 4 घंटे, भूलने का क्रम 36%, प्रत्यास्मरण 64%, समय 1 दिन, भूलने का क्रम 34%, प्रत्यास्मरण 66%, समय 2 दिन, भूलने का क्रम 28%, प्रत्यास्मरण 72%, समय 6 दिन, भूलने का क्रम 25%, प्रत्यास्मरण 64%, समय 31 दिन, भूलने का क्रम 21%, प्रत्यास्मरण 79%। पृष्ठ 88, दमन। मनोविश्लेषणवादियों के अनुसार विस्मरण का प्रमुख कारण दुखद अनुभव है। मनुष्य का स्वभाव है कि वो दुखद अनुभवों का स्मरण करता है और दुखद अनुभवों को विस्मरण करने का प्रयत्न करता है। ये क्रम दमन कहलाता है। कोक के अनुसार अप्रिय शब्दों का प्रत्यास्मरण कम होता है। उसके द्वारा किए गए प्रयोग के परिणाम निम्नवत हैं। सारणी 3, शब्द अति प्रिय, प्रत्यास्मरण 52%, शब्द प्रिय, प्रत्यास्मरण 41%, शब्द अप्रिय, प्रत्यास्मरण 32%। अभ्यास की न्यूनता। थॉर्नडाइक ने विस्मरण का कारण अभ्यास का अभाव बताया है। बार बार किया गया अभ्यास स्मरण में सहायक होता है। अभ्यास के अभाव में विस्मरण को प्रश्रय मिलता है। संवेगों की उत्तेजना। संवेगों के अधिकतर उत्तेजित होने पर व्यक्ति में विस्मरण बढ़ जाता है। सामान्यतः गुस्से से व्यक्ति की आंशिक चेष्टाएं प्रबल हो जाती हैं और वो जो कुछ भी कहना चाहता है उसके विपरीत वो कुछ और ही कहना प्रारंभ कर देता है। मानसिक आघात। कभी कभी मानसिक आघात के कारण स्मृति पूर्ण रूपेण ही समाप्त हो जाती है। उस समय तक अर्जित अनुभवों का समापन हो जाता है। साथ ही यदि मस्तिष्क में चोट कम लगती है तो विस्मरण पर प्रभाव पड़ता ही है। अधिगम की विधियां। अध्यापक यदि शिक्षण विधियों का प्रयोग छात्रों के स्तरानुकूल नहीं करता है तो विस्मरण को बढ़ावा मिलता है। छात्रों के स्तरानुकूल शिक्षण विधियां विस्मरण को दूर करती हैं। मादक द्रव्य। जो लोग मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं उनकी स्मरण शक्ति भी कमजोर हो जाती है। मादक द्रव्यों का सेवन मस्तिष्क के तंतुओं पर प्रभाव डालता है। परिवर्तित उत्तेजक स्थिति। बच्चों की उत्तेजना की स्थिति में यदि कोई परिवर्तन कर दिया जाए तो उनमें विस्मरण बढ़ जाएगा। गणित पढ़ाने के पश्चात यदि छात्रों को पिक्चर दिखाई जाए तो संभावना इस बात की अधिक है कि वे गणित भूल जाएंगे। क्रमहीनता। जब किसी नवीन सामग्री को याद करते हैं तो उसका निश्चित क्रम मस्तिष्क में निर्धारित हो जाता है। यदि उसी क्रम में प्रत्यास्मरण के अवसर नहीं मिलते तो विस्मरण बढ़ जाता है। पृष्ठ 89, सीखने का स्थानांतरण। शिक्षा प्रक्रिया में सीखने के स्थानांतरण अथवा अधिगम अंतरण अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। शिक्षा प्रक्रिया को सरल, प्रभावशाली तथा शीघ्रगामी बनाने के लिए सीखने के अंतरण का उपयोग करना वांछनीय होता है। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में इस शब्दावली में सीखने का स्थानांतरण ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग नामों से तथा हिंदी शब्दावली में सीखने का स्थानांतरण अधिगम अंतरण, अधिगम संक्रमण आदि नामों से प्रचलित है। सामान्यतया विद्यालयों में दिए जाने वाले ज्ञान का जितना उपयोग समाज में होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है। अधिगम अंतरण का मुख्य समायोजन है। विद्यालय एक लघु समाज है, अतः इस लघु समाज में बालक को जो भी ज्ञान दिए जाएं वो समाजोपयोगी हों, अर्थात विद्यालय में दिया जाने वाला ज्ञान व्यक्ति के विशेष जीवन को समायोजित करने में सहायक हो। एक प्रक्रिया का दूसरी परिस्थिति में उपयोग किया जाना ही अधिगम अंतरण कहलाता है। एक बालक गणित का ज्ञान प्राप्त करके भौतिक शास्त्र या रसायन शास्त्र अथवा सांख्यिकी की समस्याओं को हल कर लेता है। ये क्रिया ही सीखने का अंतरण है। अधिगम अंतरण का अर्थ है किसी विषय, कार्य अथवा परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का उपयोग किसी अन्य विषय, कार्य अथवा परिस्थिति में करना। अतः जब एक विषय का ज्ञान अथवा एक परिस्थिति में सीखी बातें दूसरे विषय अथवा दूसरी परिस्थिति में सीखी जा रही बातों के अध्ययन में सहायक अथवा प्रतिरोधक होती हैं तो उसे अधिगम का अंतरण कहा जाता है। यदि ये कहा जाए कि शिक्षा मनोविज्ञान में हुए प्रयोगों में अधिगम अंतरण प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से कहीं न कहीं विद्यमान रहा है तो अतियुक्ति न होगी। परिभाषाएं।
शिक्षा विश्वकोश के अनुसार जब कोई व्यक्ति किसी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करता है, अधिगम प्रारंभ हो जाता है। जब अधिगम के विशेष अनुभव व्यक्ति की योग्यता को प्रभावित करते हैं और उनका रूप भिन्न होता है तो वो क्रिया अधिगम के रूप में स्वीकारी जाती है। When one practices a response to a specific stimulus situation, learning takes place. When a particular learning experience also influences and reached to during learning, transfer of training is said to have taken place, according to Education Dictionary. क्रो एंड क्रो के अनुसार जब अधिगम के एक क्षेत्र में प्राप्त विचार, अनुभव या कार्य की आदत, ज्ञान की निपुणता का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग किया जाता है तो वो अधिगम अंतरण कहलाता है। अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो, द कैरी ओवर ऑफ हैबिट्स ऑफ थिंकिंग, ऑफ वर्किंग, ऑफ नॉलेज और स्किल्स फ्रॉम वन लर्निंग एरिया टू अनदर इज यूजुअली रिफर्ड टू एज द ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग। पृष्ठ 90। अंडरवुड के अनुसार वर्तमान क्रियाओं पर पूर्व अनुभवों के प्रभाव को प्रशिक्षण अंतरण कहते हैं। द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑन करंट परफॉर्मेंस डिफाइंस ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग, अकॉर्डिंग टू B.J. अंडरवुड। सोरेनसन के अनुसार स्थानांतरण एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान एवं आदतों का दूसरी परिस्थिति में अंतरण होना है। अकॉर्डिंग टू सोरेनसन, transfer refers to the transfer of knowledge, training and habits acquired in one situation to another. वास्तविकता ये है कि अधिगम अंतरण के पीछे अनुशासन कार्य करता है। अनुशासन का अर्थ मानसिक शक्तियों का उचित उपयोग है जो किसी विशेष विधि से कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए होना चाहिए। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सीखने का अंतरण वस्तुतः किसी एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, कौशलों, आदतों, विचारों आदि का किसी अन्य परिस्थिति में उपयोग करना है। अंतरण के प्रकार। अंतरण अनेक प्रकार का होता है। मनोवैज्ञानिकों के प्रमुख रूप से अंतरणज निम्नवत हैं। धनात्मक अंतरण। धनात्मक अंतरण को सकारात्मक अंतरण भी कहते हैं। जब पूर्व अर्जित ज्ञान नवीन ज्ञान को अर्जित करने में सहायक होता है तो उसे धनात्मक अंतरण कहते हैं। धनात्मक अंतरण में पूर्व ज्ञान, अनुभव अथवा प्रशिक्षण नई बातों को सीखने में सहायता प्रदान करता है। धनात्मक अंतरण का उदाहरण ये हो सकता है कि एक व्यक्ति जो कार चलाना जानता है वो किसी प्रकार की दूसरी कार बिना अतिरिक्त अभ्यास के चला सकता है। ऋणात्मक अंतरण। इस प्रकार के अंतरण में पूर्व प्राप्त अनुभव भविष्य की समस्या के समाधान में बाधा पहुंचाते हैं। उदाहरणार्थ, यदि कोई व्यक्ति किसी कीबोर्ड पर टाइप करना सीखता है, दूसरे कीबोर्ड पर टाइप करने में अतिरिक्त परिश्रम करना होगा। ऋणात्मक अंतरण में पूर्व ज्ञान, अनुभव अथवा परीक्षण नई बातों को सीखने में व्यवधान उत्पन्न करता है। बोरिंग के अनुसार जब अधिगम किया गया कार्य दूसरे कार्य को सीखने में कठिनाई उत्पन्न करता है तो वो ऋणात्मक अंतरण कहलाता है। According to Boring, when one learning task makes learning a second task harder, we speak of negative transfer. पृष्ठ 91। क्षैतिज अंतरण। जब एक विषय में दिया गया ज्ञान दूसरे विषय को समझने में उपयोगी अथवा सहायक सिद्ध होता है तो ये क्षैतिज अंतरण कहलाता है। उदाहरणार्थ, गणित के जोड़ व घटाने के प्रश्नों को हल करने का अभ्यास उसी तरह के अन्य प्रश्नों को हल करने के काम आता है और छात्र उसी प्रक्रिया के द्वारा दूसरे प्रश्नों को हल करने में सक्षम हो जाता है। लंबवत अंतरण। जब किसी परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, अनुभव अथवा प्रशिक्षण का उपयोग प्राणी के द्वारा किसी अन्य भिन्न प्रकार की अथवा उच्च स्तरीय परिस्थितियों में किया जाता है तब इसे सीखने का ऊर्ध्व अंतरण कहते हैं। लंबवत अंतरण धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों प्रकार का होता है। बालक एक कक्षा में जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उसका उपयोग वे अगली कक्षा में करते हैं। चयन में सीखी गई क्रियाओं का उपयोग वे बड़े होने पर करते हैं। एक पक्षीय अंतरण। जब शरीर के एक अंग को दिया गया प्रशिक्षण भविष्य में उपयोगी सिद्ध हो तो वो एक पक्षीय अंतरण कहलाता है। उदाहरणार्थ, बाएं हाथ से लिखने का अभ्यास दाएं हाथ में चोट लगने पर काम आ सकता है। द्विपक्षीय अंतरण। जब शरीर के एक पक्ष के अंगों का दिया गया प्रशिक्षण दूसरी ओर के अंगों में चला जाता है तो वो द्विपक्षीय अंतरण कहलाता है। जब हम बच्चों को दाएं हाथ से लिखना तथा काम करना सिखाते हैं वो प्रशिक्षण बाएं हाथ में बिना किसी अभ्यास के परिवर्तित हो जाए तो द्विपक्षीय अंतरण कहलाएगा। अंतरण के सिद्धांत। सीखने के अंतरण व संबंध में मनोवैज्ञानिकों ने अनेक प्रचलित मत दिए हैं। ये प्रचलित मत इस प्रकार हैं।
मानसिक अनुशासन का सिद्धांत ये अत्यंत प्राचीन सिद्धांत है। इस प्राचीन सिद्धांत के अनुसार अंतरण स्वतः होता है। अंतरण के लिए केवल मानसिक क्रियाओं का निवास एवं अभ्यास होना चाहिए। आधुनिक मनोवैज्ञानिकों द्वारा ये सिद्धांत प्रतिपादित नहीं है। विलियम जेम्स ने सन 1890 में सर्वप्रथम इस सिद्धांत का खंडन किया। उसने स्मृति योग्यता के स्थानांतरण के संबंध में प्रयोग किया। थॉर्नडाइक ने भी सन 1924 में अपना अध्ययन प्रतिपादित किया कि फ्रेंच व लैटिन सीखने वाले छात्र शरीर विज्ञान पढ़ने वाले छात्रों से अधिक योग्य नहीं हैं। समरूप तत्व सिद्धांत। इस सिद्धांत का आधार एक विषय को स्मरण करने के पश्चात उसी प्रकार दूसरे विषय का स्मरण करने में शिक्षण का बहुत बड़ी मात्रा में अंतरण होता है। थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोगों के आधार पर इस बात की पुष्टि की कि जब दो अनुभवों की सामग्री में क्रिया में समानता होती है तभी अंतरण की संभावना होती है। जैसे ट्रैक्टर चलाने वाला व्यक्ति कार चलाना तरलता से सीख लेता है। पृष्ठ 92। थॉर्नडाइक ने दो स्थितियों में अंतरण का कारण एक ही तांत्रिक बंध को बताया है। उसका विचार है कि प्रत्येक कार्य के अनेक छोटे छोटे भाग होते हैं। इन छोटे छोटे भागों में जितनी अधिक समानता होगी उतना ही अधिक अंतरण होगा। रूगर ने इस मत की पुष्टि भूल भुलैया के प्रयोगों से की है। उसने अनुभव किया कि भूल भुलैया में समग्र रूप से नहीं सीखा जाता, अपितु भुलैया के विभिन्न पदों को व्यक्ति सीखता है। सामान्यीकरण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार जिस सीमा तक कोई व्यक्ति अपने अनुभवों के माध्यम से कोई सामान्य सिद्धांत निकाल लेता है उसी सीमा तक संस्कारों का अंतरण होता है। यह सिद्धांत सामान्यीकरण पर बल देता है। इस मत का प्रतिपादन जुड ने किया था। जब तक किसी क्रिया या विषय के सामान्य सिद्धांतों का अवबोध नहीं होता उस समय तक अंतरण संभव नहीं होता। इसकी पुष्टि के लिए एक प्रयोग किया गया। उसने बच्चों की दो टोलियां बनाई। इनमें से एक को 1 फुट गहरे पानी में रखी वस्तु पर निशाना लगाने का प्रशिक्षण दिया। उसने देखा कि जिस टोली को निशाना लगाने का अभ्यास कराया गया था वो अपने उद्देश्य में सफल रही। जिस टोली को निशाना लगाने का अभ्यास नहीं कराया गया था वो टोली निशाना साधने में असफल रही। इससे जुड ने निष्कर्ष निकाला कि अंतरण किसी कार्य के आधारभूत सिद्धांतों को समझने और उनका समन्वयीकरण करने से होता है। पूर्णाकारवाद। अंतरण के विषय में पूर्णाकारवादियों ने वस्तु ज्ञान अथवा क्रिया के आकार को महत्व दिया है। ये मनोवैज्ञानिक अधिगम में सूझ को महत्व देते हैं। इनका विचार है कि अंतर्दृष्टि से अनुभव एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरित हो जाते हैं। सामान्य प्रशिक्षण में महत्वपूर्ण बात है परिस्थिति के प्रति अंतर्दृष्टि रखना। दो तत्व सिद्धांत। इस मत के प्रतिपादक स्पीयरमैन हैं। इस मत के अनुसार अंतरण विशेष योग्यता में न होकर सामान्य योग्यता में होता है। स्पीयरमैन ने बुद्धि का अध्ययन किया और सिद्धांत दिया कि बुद्धि दो प्रकार की होती है, एक सामान्य बुद्धि और दूसरी विशिष्ट बुद्धि। सामान्यतः जीवन में सामान्य बुद्धि का उपयोग किया जाता है। जहाँ तक विशिष्ट बुद्धि का प्रश्न है वो हर व्यक्ति में भिन्न होती है। इस प्रकार की बुद्धि का प्रयोग विशेष परिस्थितियों में ही किया जाता है। पृष्ठ 93। मूल्यों का अभिज्ञान। इस सिद्धांत के प्रतिपादक बागले हैं। बागले ने अंतरण के अस्तित्व की प्रामाणिकता देने के लिए मूल्यों के अभिज्ञान का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। इस मत का आधार है आदर्श। किसी ज्ञान या क्रिया के संपादन करते समय छात्रों में आदर्श के विकास आवश्यक है। बागले का मत है कि सामान्यीकरण ही संपूर्ण कला नहीं है, अपितु इसका संवहन भावात्मक पहलू के साथ आदर्श के द्वारा होना चाहिए। यदि अंतरण किया जाना है तो परिबोधन होना ही चाहिए। अंतरण का महत्व। अंतरण शिक्षा में अधिगम का प्राण है। अंतरण के फलस्वरूप बालकों की प्रक्रिया कुशलता में वृद्धि होती है, जिसके परिणाम स्वरूप वे नवीन बातों को सरलता व शीघ्रता से सीख लेते हैं। अध्यापक का उद्देश्य यही रहता है कि उसके छात्र जीवन में प्रत्येक परिस्थिति का सामना कर सकें। इसलिए सीखने सिखाने में अंतरण का महत्व निम्न प्रकार से है। पाठ्यक्रम निर्माण में महत्व। छात्रों को उनकी आवश्यकता एवं रुचि के अनुसार निर्मित पाठ्यक्रम पर बल दिया जाता है। समाज का प्रतिबिंब विद्यालय है। विद्यालय में पढ़ाया जाने वाला पाठ्यक्रम छात्रों की आवश्यकता के अनुकूल होना चाहिए। पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय बालकों के शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना चाहिए। पाठ्यक्रम छात्रों के भावी जीवन से संबंधित होना चाहिए। पाठ्यक्रम अध्यापकों की दृष्टि से उपयोगी होना चाहिए। पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो छात्रों के भावी जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में समर्थ हो सके। शिक्षण विधियों की दृष्टि से अंतरण का महत्व।
शिक्षण किस विधि से किया जा रहा है, अंतरण इस बात पर भी अधिक निर्भर करता है। अध्यापक यदि मनोवैज्ञानिक विधि से बालकों को पढ़ाएगा तो वे उसमें रुचि लेंगे और समस्या भी पुष्ट हो जाएगी। अंतरण की सफलता के लिए आवश्यकता है शिक्षण को रोचक बनाया जाए। चिंतन। अंतरण की सफलता के लिए ये आवश्यक है कि अध्यापक छात्रों में चिंतन का विकास करे। चिंतन का विकास इस प्रकार किया जाए कि वो आदत बन जाए। मार्शल के अनुसार जब योग्यता बहुत समझदारी से दिखलाई जाती है और खुद उसी की खातिर संगठित और व्यवस्थित हो जाती है, तब उसके शिक्षण और संगठन से अंतरण अपने आप ही सरल हो जाते हैं। अभिवृत्ति के विकास में महत्व। यदि अध्यापक ये चाहता है कि उसके छात्रों में अंतरण की योग्यता का विकास हो, तो उसके लिए आवश्यक है कि वो छात्रों में ज्ञान की अन्य परिस्थितियों का उपयोग करने पर अधिक बल दे। ऐसा करने से उनमें अभिवृत्ति का विकास होगा और वो हर परिस्थिति में ज्ञान का उपयोग कर सकेंगे। अर्जित ज्ञान के उपयोग में महत्व। अध्यापक छात्रों को इस बात के लिए प्रतिपादित करे कि उन्हें जो भी ज्ञान दिया जाए या क्रिया दिखाई जाए, उसका पूरा उपयोग वे सामान्य जीवन में करें। ऐसा करने से छात्र की अंतर्निहित योग्यता का विकास होगा और वे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे। प्राप्त ज्ञान का उपयोग ही अंतरण की अपेक्षाओं को पूरा करता है। पृष्ठ 94। अंत में हम अंतरण के शिक्षण के महत्व को मैकडीमोक के शब्दों में उल्लिखित करते हैं। जटिल, अमूर्त और अर्थपूर्ण पाठ्यक्रम वस्तुओं को सीखना और तर्कों द्वारा समस्याओं को हल करना बहुत हद तक अंतरण का कार्य है। जहां व्यक्ति किसी समस्या के आधारभूत संबंधों को गहराई से देखते हैं या जहां उनकी अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है, वहां अंतरण योगदान करने वाली एक बड़ी परिस्थिति बन जाती है। प्रश्न बैंक। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। नंबर 1, स्मृति से क्या तात्पर्य है, प्रकाश डालिए। नंबर 2, अच्छी स्मृति की विशेषताएं लिखिए। नंबर 3, स्मृति का बालक की शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है। नंबर 4, विस्मरण का शैक्षिक महत्व बताइए। नंबर 5, प्रेरणा का स्मृति पर प्रभाव लिखिए। लघु उत्तरीय प्रश्न। नंबर 6, स्मृति की एक परिभाषा लिखिए। नंबर 7, रटंत स्मृति क्या है। नंबर 8, विस्मरण की परिभाषा लिखिए। बहुविकल्पीय प्रश्न। नंबर 9, विस्मरण चरम बिंदु है, कथन है। नंबर 1, फ्राइड का। नंबर 2, ड्रेवर का। नंबर 3, वेंडल डब्ल्यू कूस का। नंबर 4, हैरिस का। नंबर 10, 20 मिनट में भूलने का क्रम पर सही का चिन्ह लगाइए। नंबर 1, 58%। नंबर 2, 44%। नंबर 3, 36%।